जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ एके। माय नेम इज आदित्य और आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं थंडर स्टॉर्म के बारे में। तो क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, ये जो चैप्टर है आपका थंडर स्टॉर्म, ये सविंदर सिंह सर की फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 38 फ्रंटोजेनेसिस साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन के अंदर दे रखा है। इस चैप्टर में से अभी तक हम लोग फ्रंट, साइक्लोन, टाइप्स ऑफ साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन के बारे में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के क्लास के अंदर हम लोग थंडर स्टॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को हम लोग बिना किसी और देरी के। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि आज के क्लास के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि थंडर स्टॉर्म का मतलब आखिर क्या होता है। उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक यानी थंडर स्टॉर्म की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग कंडीशन फॉर थंडर स्टॉर्म डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि थंडर स्टॉर्म को आखिर बनने के लिए कौन कौन से कंडीशन जरूरी होते हैं। फिर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ थंडर स्टॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्टेजेस ऑफ थंडर स्टॉर्म डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे आपने साइक्लोन के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि इसके डेवलपमेंट को अलग अलग स्टेज में डिवाइड करके समझाया गया था। तो ठीक वैसे ही आपका जो थंडर स्टॉर्म है उसको भी अलग अलग क्या कहते हैं डेवलपमेंट में, माफ करेगा, स्टेज में डिवाइड करके इसको समझाया गया है, इसके बारे में दिया हुआ है इसके अंदर। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग थंडर स्टॉर्म एंड वेदर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि थंडर स्टॉर्म का आखिर वेदर के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने इतना तो पता होगा कि जब तूफान वगैरह आते हैं, बारिश होती है, तो उस समय क्या है, एक तो रेनफॉल हमें देखा जाता है, ठीक है। अब थंडर स्टॉर्म है तो आपको नाम से पता चल जा रहा होगा कि थंडर स्टॉर्म यानी एक तो तूफान इसमें रहेगा और तूफान के साथ साथ क्या होगी, बारिश होगी, बारिश के साथ साथ थंडर देखी जाएगी। थंडर मतलब बादल का गरजना देखा जाएगा, लाइटनिंग देखी जाएगी, ठीक है। तो रेनफॉल होता है, थंडर क्या होता है ये समझेंगे, लाइटनिंग यानी बिजली का चमकना कैसे होता है ये समझेंगे, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम समझेंगे। पहले तो हम ये समझते हैं कि थंडर स्टॉर्म क्या होता है। देखिए, थंडर स्टॉर्म बेसिकली एक ऐसे लोकल स्टॉर्म होते हैं। लोकल स्टॉर्म मतलब कि ये बहुत बड़े एरिया को इफेक्ट नहीं करते। जैसे अगर साइक्लोन की मैं बात करूं या एयर मास की मैं बात करूं, तो एयर मास क्या हो गया, एक बहुत बड़े एरिया को क्या करता है, कवर करता है, इफेक्ट करता है। बट अगर थंडर स्टॉर्म की बात करें तो ये क्या है, एक लोकल एरिया स्टॉर्म होता है, एक लोकल एरिया का तूफान होता है, जिसके अंदर थंडर और लाइटनिंग भी देखी जाती है along with द स्टॉर्म, हैवी प्रिसिपिटेशन, स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। ये जो थंडर स्टॉर्म है, अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करूं कि कैसे बनता है, तो गर्मियों में या कहीं भी मान लीजिए जब अर्थ के ऊपर हीट पड़ता है, तो हम सब जानते हैं जब अर्थ के ऊपर हीट पड़ेगा तो क्या होता है, उसके साथ आपकी जुड़ी जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी गर्म होते हैं। जब वो गर्म होते हैं तो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ राइज करते हैं बहुत तेजी से। जब ये बहुत तेजी से ऊपर राइज करते हैं तो ऊपर जाके ये क्या करते हैं भैया, कंडेंसेशन करके, क्लाउड फॉर्मेशन करके वहां पे बारिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही थंडर स्टॉर्म आपको बनता है। कैसे बनता है, जब आपकी गर्म मॉइस्ट एयर रैपिडली राइज करती है ऊपर स्काई में और ठंडी पड़ के कंडेंस होके क्लाउड में फॉर्मेशन करके वहां से जब बारिश करती है, थंडर होता है, उस समय लाइटनिंग देखी जाती है, तो उसे ही थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। ये जो प्रोसेस है, इट क्रिएट पावरफुल अप ड्राफ्ट यानी हवा का ऊपर जाना, और डाउन ड्राफ्ट मतलब हवा का नीचे आना, इसके अंदर दोनों देखा जाता है, लीडिंग टू इंटेंस वेदर कंडीशन। अप ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट वाला जो टॉपिक है, ये याद करिए जब हम फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि आपके जो बर्फ के गोले वगैरह कई बार होते हैं, वो क्या होते हैं कि डायरेक्ट वो क्या है, ऊपर से बन के नहीं आते। जब वो ऊपर बनते हैं, नीचे गिरने के टाइम हवा क्या करती है, उनको फिर ऊपर ले जाती है, बार बार क्या करती है, ऊपर नीचे कर करके जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं तब वो नीचे आते हैं।
ठीक है, तो वही बात यही भी होती है कि दिस प्रोसेस व्हाट क्रिएट पावरफुल अपड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट ऑफ एयर लीडिंग टू व्हाट इंटेंस वेदर कंडीशन। ठीक है, ये जो आपकी रेन है जो थंडरस्टॉर्म के दौरान देखी जाती है, जैसा कि क्या होती है, बहुत ज्यादा सडन एंड हैवी होती है। इसी वजह से थंडरस्टॉर्म को कई बार क्या है, क्लाउड बर्स्ट भी कहा जाता है। क्या मैंने कहा कि आपके थंडर स्टॉर्म के दौरान, देखिए थंडर स्टॉर्म मतलब, एक तो स्टॉर्म शब्द आप भले भांति इसके बारे में जान रहे हैं कि स्टॉर्म मतलब तूफान आना, जो तूफान आता है उसे स्टॉर्म कहा जाता है। और जब उसी तूफान को हम थंडर के साथ जोड़ दें, यानी बादल का गरजना, लाइटनिंग के साथ जोड़ दें, बारिश के साथ जोड़ दें, तो वही आपका क्या कहलाता है, थंडर स्टॉर्म कहलाता है। अब जाहिर सी बात है, थंडर स्टॉर्म के दौरान जो है बारिश बहुत ज्यादा होती है, कम दौरान में ही क्या है, बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, क्लाउड बर्स्ट भी कहा जाता है। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो, कि आपका जो इमेज में ये दे रखा है, थंडर स्टॉर्म का ही एक दे रखा है चित्र। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या। देखिए, ये इमेज के दौरान आप समझने का प्रयास करिए, मैं आपसे खुद पूछूंगा, आप मुझे बता सकते हैं अब इसमें से कि थंडर स्टॉर्म कौन कहलाएगा। पहला इमेज में आप देख सकते हैं क्या, कि इसमें भी बारिश हो रही है, राइट। ठीक, दूसरे इमेज में क्या है, इसमें भी बारिश वगैरह हो रही है, मान के चलिए। इसमें क्या है कि क्लाउड का फॉर्मेशन इसमें भी है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्यूलो निम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन है, यहाँ भी उसका है। इसमें हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे कोई भी थंडर क्या दिख रहा है, क्या यहाँ बिजली चमकना आपको दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। इसमें का मतलब माफ करेगा, लाइटनिंग नहीं दिख रहा है, थंडर भी मान चलिए नहीं दिख रहा है। इसमें क्या आपका थंडर भी हो रहा है, लाइटनिंग भी हो रही है, तो क्या लगता है आपको थंडर स्टॉर्म किस इमेज को कहा जाएगा, फर्स्ट इमेज को कहा जाएगा कि सेकंड इमेज को कहा जाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा कि सेकंड इमेज को सर थंडर स्टॉर्म कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें बारिश भी है और बारिश के साथ साथ क्या है, थंडर एंड लाइटनिंग भी देखी जा रही है। ठीक, तो ये बात आपको क्लियर हुआ। यही सेम चीज आपका किताब के अंदर भी दे रखा है, बट लैंग्वेज इसने क्या किया, चेंज कर दिया है। क्या दे रखा है इसमें कि थंडर स्टॉर्म जो होते हैं लोकल स्टॉर्म होते हैं, जो कैरेक्टराइज होते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ स्विफ्ट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड हैवी रेनफॉल विथ क्लाउड थंडर एंड लाइटनिंग। ठीक है, इयन स्प्लेडल का भी यही कहना था कि थंडर स्टॉर्म क्या है, एक इंटेंस लोकल स्टॉर्म होते हैं जो एसोसिएट होते हैं लार्ज डेंस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से, इन विच देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग अपड्रॉफ्ट ऑफ एयर। ठीक है, इसे क्लाउड बर्स्ट का भी दे रखा है कि बिकॉज ऑफ हैवी डाउनफॉल एसोसिएटेड विद थंडर स्टॉर्म, इन्हें क्लाउड बर्स्ट भी कहा जाता है। ठीक है, बट रेनफॉल क्या है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। थंडर स्टॉर्म जो है वो साइक्लोन से कैसे डिफर करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, साइक्लोन में जो है आपका जो शेप उनका होता है, ऑलमोस्ट जब साइक्लोन होता है तो क्लाउड वगैरह का जो शेप ओवरऑल बनता है वो क्या होता है, एकदम सर्कुलर शेप बनता है, जहां पे विंड जो है उसके क्या करती है, टुवर्ड मूव करती है, टुवर्ड द सेंटर मूव करती है। ठीक है, और वहीं आपका जो ये थंडर स्टॉर्म है ये बल्कि विंड के सेंटर में मूव करने से नहीं बनता है, बल्कि विंड के बहुत तेजी से ऊपर जाने से फॉर्मेशन इनका होता है थंडर स्टॉर्म का। ठीक है, ये बात आपको यहां से क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थंडर स्टॉर्म के बारे में। देखिए, थंडर स्टॉर्म आर लोकलाइज्ड स्टॉर्म, मतलब दे डू नॉट कवर अ वेरी लार्ज एरिया लाइक साइक्लोन, हाउएवर डिस्पाइट देयर लिमिटेड साइज दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल हैविंग रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर। यानी एक बात तो आप ध्यान रखिए कि थंडर स्टॉर्म में जो है, पहला तो क्या, ये लोकलाइज स्टॉर्म होते हैं। क्यों लोकलाइज स्टॉर्म होते हैं, क्योंकि ये दूसरे वेदर फिनोमिना की तरह ज्यादा बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं करते, इफेक्ट नहीं डालते हैं एक सेम टाइम पर। दूसरा क्या, कि थंडर स्टॉर्म जो होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इसमें जो मूवमेंट होता है एयर का ऊपर की तरफ वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है। ठीक, फिर दूसरा क्या, कि थंडर स्टॉर्म जो है दे एक्ट एज अ थर्मोडाइनमिक मशीन। अब ये क्या होता है, तो देखिए थर्मोडाइनमिक मशीन क्या करते हैं, दे कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो थंडर स्टॉर्म में आप कहोगे सर कैसे थर्मोडाइनमिक मशीन होगा, तो देखिए इसके केस में क्या होता है, जब आपकी वाटर वेपर ऊपर जाके कंडेंस होती है लिक्विड में या आपका आइस में फ्रीज हो जाती है, तो क्या होता है उस दौरान आपकी एक हीट रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। आई थिंक ये सब पता होगा कि जैसे मान लीजिए आपका वाटर सरफेस हो गया, जब यहाँ से एयर वाटर जो है इवापोरेट होती है, इवापोरेट होकर वाटर वेपर में जब कन्वर्ट होती है, तो इस दौरान क्या होता है कि
ये जो हीट यहाँ से एक्स्ट्रा रहता है इसको ट्रैप कर लेती है। जब यही हीट ऊपर जाके जो वाटर वेपर जो है बाद में जाके क्या होता है आपका वाटर में कन्वर्ट होता है, तो उस दौरान क्या है कि हीट रिलीज होता है। इसे हम कहते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो वही करता है कि जब ये कन्वर्ट हो जाती है तो क्या होता है, हीट रिलीज करती है, इट कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी स्ट्रेंथनिंग द स्टॉर्म। ये जो हीट है क्या करती है, स्टॉर्म को स्ट्रेंथ करने में, उसका काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो एयर मूवमेंट होता है थंडर स्टॉर्म के अंदर, इट ऑकर्स इन कन्वेक्टिव सेल which are small section within the storm where air move strongly upward। यानी इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि थंडर स्टॉर्म जो है ये डिफरेंट कन्वेक्टिव सेल में, सेल मतलब क्या कि एक तरह का सर्कल, यानी कन्वेक्टिव आप जानते हैं ना कि कन्वेक्शन तो पता होगा जब एयर ऊपर राइज होती है। तो ऐसे थंडर स्टॉर्म के क्या देखा है, थंडर स्टॉर्म के साथ ऐसे डिफरेंट क्या है कन्वेक्टिव सेल पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं स्मॉल सेक्शन होते हैं स्टॉर्म के अंदर, जहां पे एयर जो है, यानी एयर जो है सिर्फ ऐसे नहीं कि एक करे, इस सेल में थोड़ा अलग मूव करेगी, इधर थोड़ा अलग मूव करेगी, इधर थोड़ा अलग मूव करेगी, यानी हर क्या है अलग अलग इनका वो रहता है। ठीक है। जहां पे उसके बाद हम आगे बढ़े तो जहां पे जिस थंडरस्टॉर्म के अंदर सिर्फ एक ही कन्वेक्टिव सेल पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो वीकर होते हैं और लेस वायलेंट होते हैं। और जहां पे जिस थंडरस्टॉर्म के अंदर आपका मल्टीपल कन्वेक्टिव सेल पाया जाता है, वो थंडरस्टॉर्म जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं इन कंपैरिजन टू दोज थंडरस्टॉर्म वेयर ओनली वन कन्वेक्टिव सेल इज फाउंड। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, लेट अस सी दैट fourth point is that sometime individual thunderstorm can coalesce to form a larger and more powerful storm system known as mesoscale convective complex। ये क्या हो गया, तो देखिए कई बार क्या होता है कि मान लीजिए ये एक एरिया था, यहाँ पे एक थंडर स्टॉर्म क्रिएट हुआ, यहाँ पे बारिश वगैरह हो रही थी, उसके बाद यहाँ पे एक एरिया था, यहाँ भी थंडर स्टॉर्म वगैरह क्रिएट हुआ। अब कई बार क्या होता है कि थंडर स्टॉर्म जो है आपस में क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होके जो एक नया सिस्टम ये बनाते हैं उसे हम कहते हैं क्या, मेसो स्किल कॉन्वेक्टिव कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाता है। ठीक, होते थंडर स्टॉर्म है बट उसके अलग नाम दे दिया गया उसे। ठीक है। फिर पांचवा आता है पॉइंट क्या कि थंडर स्टॉर्म जो है ये हर रीजन में ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिफरेंट बिहेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रीजन में ये बहुत ज्यादा हैवी डाउनपोर, मतलब बहुत ज्यादा बारिश, थंडर एंड लाइटनिंग देखा जाता है। मिडल एल्टीट्यूड में जो है बारिश तो होती है आपके, इन सब चीजों के साथ साथ जो है वहां पे हेल्स एंड स्क्वॉल्स वगैरह भी देखा जाता है। क्या होते हैं अभी हम आगे समझेंगे। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया ना, थंडर एंड वेदर के अंदर स्क्वॉल्स वगैरह क्या होते हैं वहां हम देखेंगे। फिर ड्राई क्लाइमेटिक रीजन में क्या होता है कि यहाँ पे चांसेज होते हैं कि थंडर स्टॉर्म बिना रेनफॉल के ही हो जाए। ठीक है, जिसमें बस लाइटनिंग देखा जाए। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एयर जो होती है ग्राउंड के नीचे बहुत ड्राई होती है, और अगर मान लीजिए उसके बाद भी अगर बारिश की बूंदें नीचे आने का प्रयास करती तो क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर इतना ही होता है क्योंकि वहां ड्राई रीजन होता है। तो क्या होता है, वो बारिश की बूंदें जमीन पे गिरने से पहले ही क्या है, इवापोरेट हो जाती हैं, इवापोरेट बिफोर व्हाट रीचिंग द ग्राउंड। अब हम छठवां पॉइंट देखते हैं। ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में थंडर स्टॉर्म जो होते हैं ये वेरी कॉमन होते हैं, दे ऑलमोस्ट ऑकर डेली। यानी ट्रॉपिकल रीजन को आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये आपका इक्वेटर मान लीजिए हो गया, तो यह इतना रीजन क्या कहलाता है आपका, ट्रॉपिकल कहलाता है। इसके बाद ओवरऑल टेम्परेट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका पोलर रीजन आ जाता है। ठीक है, यानी ये आपका 30 के या 36 के आसपास होता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ एक बार मुझे कंफर्म नहीं, इसके बीच में ही होता है। ठीक है, तो इसके बीच में जो ह्यूमिड वाले रीजन होते हैं वहां पे थंडर स्टॉर्म डेली पाया जाता है, वेरी कॉमन होते हैं एंड दे ऑलमोस्ट ऑकर डेली। ठीक है, अगर मैं थंडर स्टॉर्म आपने खुद नोटिस किया होगा, देखिए समर टाइम में आपने कई बार नोटिस किया होगा, कई बार आपको क्या है कि मौसम एकदम शांत रहता है, बट अचानक से क्या होता है भैया, चारों तरफ से खूब हवा बहने लगती है, एकदम खिड़की विड़की सब कहते हैं धड़धड़ा लगते हैं। और उसी टाइम फिर क्या होता है, हवा चलने के बाद अचानक से बहुत तेजी से बारिश हो जाती है, बादल घिर जाते हैं। ठीक है, बिजली कड़कने लगती है, लाइटनिंग होने लगती है। ठीक है, तो ये जो होता है ये थंडर स्टॉर्म भी कहलाता है। ठीक है, क्यों होता है समर में, क्योंकि अभी हमने देखा थंडर स्टॉर्म जो है ये गर्म हवा की वजह से ही बनता है, यानी समर में ज्यादा चांसेस होते हैं थंडर स्टॉर्म के होने से। ठीक है, मैं ये समर वाला एग्जांपल था, ये हम अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैंने बताया आपको। फिर सतवां जो हो गया पॉइंट, थंडर स्टॉर्म जो होते हैं ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। आई थिंक ये आपने खुद नोटिस किया होगा, जब तूफान वगैरह आता है, ठीक है, गर्मियों के मौसम में, तो बहुत लंबे समय तक नहीं होता है। ठीक है,
ज्यादा से ज्यादा क्या है, ये 1-2 घंटे या कुछ फ्यू आवर्स तक ही रहते हैं, उससे ज्यादा ये क्या है नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े तो सम थंडरस्टॉर्म जो है स्पेशली दोज विथ डेंस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कैन ब्रिंग इंटेंस रेनफॉल। यानी ऐसे थंडरस्टॉर्म जिनके अंदर डेंस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड पाया जाता है, दे कैन व्हाट ब्रिंग एक्सट्रीमली इंटेंस रेनफॉल। ये जो स्टॉर्म होते हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट एयर करंट कॉल्ड डाउनवर्स्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना अगला पॉइंट। तो यहाँ तक आपका मीनिंग खत्म होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थंडरस्टॉर्म खत्म होता है। मीनिंग हमने देखा क्या कि आपका थंडरस्टॉर्म क्या होता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा कि क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म बहुत ज्यादा बारिश वगैरह लाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग वगैरह होते हैं और सब चीजें इसके बारे में हमने देखा कि कौन कौन से रीजन में ये पाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कंडीशन फॉर थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट, यानी थंडरस्टॉर्म को डेवलप होने के लिए कौन कौन से कंडीशन हमें चाहिए रहते हैं। देखिए, थंडर स्टॉर्म को फॉर्म करने के लिए जो पहला कंडीशन चाहिए रहता है वो ये कंडीशन है कि एटमॉस्फेयर में क्या होना चाहिए, पहले तो अनस्टेबिलिटी रहनी चाहिए थंडर स्टॉर्म बनने के लिए। यानी अनस्टेबल मतलब क्या कि एयर का वर्टिकल मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर एयर का वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगा तो एयर जब आपके ऊपर पहुंचेगी ही नहीं तो क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन वगैरह क्या होगा, नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, तो क्या होगा, थंडर स्टॉर्म आपका बनेगा ही नहीं। तो इस वजह से दे रखा है कि पहला कंडीशन क्या है कि एयर में वर्टिकल मूवमेंट होनी चाहिए। वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, आपका क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका नॉर्मल लैप्स रेट जो होता है, इट मस्ट बी ग्रेटर एंड हाइयर देन व्हाट द एडियाबेटिक कूलिंग रेट। क्या होता है नॉर्मल लैप्स रेट, ये वो रेट होता है, दर्शाता है कि जैसे कोई हम ऊपर जाते हैं तो हाइट का टेम्परेचर क्या है डिक्रीज होता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये लगभग आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। फिर एक होता है एडियाबेटिक कूलिंग रेट, ये क्या कहती है कि जब कोई एयर ऊपर जब जाती है तो वो क्या है, उसके अंदर वो उसकी तापमान जो है घटती है, वो किस रफ्तार से घटती है, तो वो घटती है 10 डिग्री के आसपास इसका रफ्तार है। ठीक है, तो ये दोनों अलग चीज है। एक कहती है कि जो पहले से एयर प्रेजेंट है उसका तापमान क्या होगा, एक कहती है कि जो एयर ऊपर जाएगी मूव करेगी उसका तापमान अलग होता है, वो दूसरे तरह से बिहेव करती है। ठीक है, तो कि पहला क्या दे रखा कि ये वो ग्रेटर होना चाहिए, यानी जो पहले से एयर प्रेजेंट है उसका तापमान, इसका मतलब क्या ना है, उसका तापमान कम होना चाहिए इन कंपेरिजन टू दैट एयर जो आपकी ऊपर जा रही होगी। क्योंकि जब ये कम होगा, ये कोल्ड होगी, ये वार्म होगी, तो क्या होगा, इसके चांसेस रहेंगे कि ये और ऊपर तक जाए और आसानी से क्या हो, आराम से अपना राइज कर पाए। ठीक है, यानी दिस डिफरेंस इंश्योर दैट एज द एयर राइजेस इट रिमेन्स वार्मर एंड लेस देन द सराउंडिंग एयर, सो इट कंटिन्यूज टू राइज रेदर देन स्लोइंग डाउन। फिर तीसरा क्या होना चाहिए, तो आई थिंक कॉमन है कि मॉइस्चर का एयर के अंदर एबंडेंट सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर नहीं रहेगा तो वही सेम चीज फिर आ जाएगा कि क्लाउड को फॉर्मेशन नहीं होगा एंड वी कैन नॉट सी प्रिसिपिटेशन। ठीक है, द मोर मॉइस्चर अवेलेबल द मोर इंटेंस द कंडेंसेशन ऑकर्स। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या है कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जो क्लाउड बनना चाहिए उसके अंदर बहुत ज्यादा थिकनेस होनी चाहिए, लार्जर वर्टिकल डेप्थ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, वो कन्वेक्शन प्रोसेस को इनहेंस करता है जो कि स्टॉर्म को पावर करने में हेल्प करती है। और इन सब कंडीशन को लेके एक ट्रिगर होना चाहिए नेसेसरी है, जो कि ट्रिगर क्या है कि सन जो है ग्राउंड को उन इंटेंस हीटिंग होनी चाहिए, ओवर माउंटेन क्या होना चाहिए, फोर्स लिफ्टिंग होनी चाहिए, साइक्लोनिक फ्रंट का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थंडरस्टॉर्म के बारे में। तो देखिए, इसमें बस आपको सिंपल इतना ध्यान देना है, और देखिए बाकी बहुत सी चीज़ इसमें लिख रखी है, और हमें क्या है इतना आप ध्यान दीजिए कि थंडर स्टॉर्म जो है ना वो क्या है, सेवरल स्मॉल यूनिट में बने होते हैं, बटे होते हैं, उससे बने होते हैं। जैसे आपका मान लीजिए थंडर स्टॉर्म का एरिया था, तो क्या कहती है कि ये जो है अलग अलग यूनिट में बने होते हैं। ठीक है, क्या अलग अलग यूनिट में बने बटे होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, कन्वेक्टिव सेल कहा जाता है, जो कि एक थंडरस्टॉर्म के अंदर 5 से 8 के संख्या में पाए जाते हैं। इससे ज्यादा जानने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, और वो चीजें दे रखी हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, अब हम आते हैं स्टेज ऑफ थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट के बारे में। तो देखिए, थंडरस्टॉर्म को बेसिकली 3 स्टेज में रखा गया है। कौन कौन सा, पहला स्टेज आता है क्या, क्यूमुलस स्टेज इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, क्यूमुलस स्टेज कहा जाता है। दूसरा स्टेज आता है कौन सा आपका, इसे मैच्योर स्टेज कहा जाता है, राइट। और तीसरा स्टेज आता है क्या आपका, इसे डिसिपेटिंग स्टेज कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, डिसिपेटिंग स्टेज कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ, बाकी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप ये स्लाइड पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्यूमुलस में हमें बस इतना याद रखना है कि जो आपका क्लाउड का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है आपका, देखिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपका ये लैंड था, लैंड के आसपास जो एयर थी उसमें क्या होगा, ये आपका सन हो गया, सन से क्या होगी, जब लैंड को गर्म करेगी तो एयर क्या होगा आपका गर्म होगा, एयर गर्म होगा तो ऊपर राइज होगा, राइज होने के साथ क्या होगी, एयर आपकी एक्सपेंड होगी। जब ऊपर आपकी एयर राइज होगी, इसके अंदर मॉइस्चर रहेगा, तो ऊपर जाके व्हेन इट विल रीच इट्स ड्यू पॉइंट तो क्या होगा, वहां पे कंडेंसेशन करेगी, कंडेंसेशन करके क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। तो ये इतना जो प्रोसेस होता है क्लाउड की फॉर्मेशन तक, ये आपका आता है क्यूमुलस स्टेज में। उसके बाद जब क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो शुरुआत में ऐसा तो नहीं कि क्लाउड बहुत भयानक बन जाएगा, ठीक है, पहले क्या होगा, थोड़ा क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्लाउड के फॉर्मेशन तक का आता है इसमें क्यूमुलस स्टेज में। उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद जब क्लाउड क्या करेगा, एयर उस वाटर को जब होल्ड नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, रेनफॉल में के फॉर्म में आपका, ठीक है, आपके हिल्स के फॉर्म में क्या होगा, नीचे तरफ क्या करेगा, गिरेगा। जब बारिश होगी उसके अंदर, जब उस बारिश के साथ जब थंडर देखा जाएगा, लाइटनिंग देखी जाएगी, वो कैसे होता है अभी हम आगे समझेंगे। तो वो क्या आता है आपका मैच्योर स्टेज के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंटेंस अपने पीक स्टेज जो रहता है थंडर स्टॉर्म, वो मैच्योर स्टेज में देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद बारिश के दौर इसके अंदर क्या है, एयर का अपड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट दोनों देखा जाता है मैच्योर स्टेज के अंदर, यानी एयर जो है ऊपर भी राइज करती है और एयर जो है नीचे भी आती है, इसके दोनों सेम टाइम। क्यों नीचे आती है, क्योंकि जब एयर ऊपर जाएगी तो क्या हो, क्लाउड फॉर्मेशन के दौरान एयर ठंडी पड़ेगी, जैसे इसका कंडेंसेशन होगा, क्योंकि हीट रिलीज करेगी तो बाकी हीट जो आपका रहेगा एयर ठंडी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगी, ठंडी होगी तो एयर सिंक करना स्टार्ट कर देती, ठीक है। तो क्या है, इसके अंदर दोनों देखा जाता है। फिर तीसरा स्टेज क्या है, डिसिपेटिंग स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो डाउनड्राफ्ट आपका हो रहा होता है ये ज्यादा हो जाता है, इससे पावरफुल हो जाता है जो वो आपकी अपड्राफ्ट हो रहा होता है एयर का। ये क्या करती है, जो ऊपर हवा आ रही थी इसको क्या करती है, रोक देती है। जब रोक देगी तो क्या होगा, अब इस क्लाउड को नीचे से मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपकी क्लाउड क्या होगी, गायब होना स्टार्ट कर देगी, डिसिपेट होना स्टार्ट कर देगी। तो जो आपका ये होता है, ये आपका आता है डिसिपेटिंग स्टेज, यानी 3 स्टेज हो गए। पहला क्या हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन, आपका रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग इसके अंदर आ गया, और थंडरस्टॉर्म का गायब होना एंड इस स्टेज में होता है। क्यों होता है, बिकॉज डाउन ड्राफ्ट जो होता है इट एक्सीड वॉट अपड्राफ्ट। अपड्राफ्ट मतलब क्या कि अपड्राफ्ट को ये रोक देता है, इट स्टॉप द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है। तो ये था आपका स्टेज ऑफ थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट के बारे में, बाकी चीजें आप यहाँ से देख लेना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, एक मिनट में ये देख लीजिए, ये आपका पहला स्टेज हो गया क्यूमुलस स्टेज, ठीक है। क्लाउड दे सकते हैं, इसमें क्या है, ये आपका हो गया। फिर ठीक है, ये क्लाउड कौन सा क्लाउड है, तो हमें ध्यान देना है क्या, इसमें जो क्लाउड होगा वो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड कहलाता है, ठीक है। कौन सा क्लाउड कहलाता है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड कहलाता है, ठीक है। फिर हो गया आपका तीसरा, दूसरा स्टेज, इसमें क्या है, डाउन ड्राफ्ट अप ड्राफ्ट दोनों देखा जाता है, ठीक है। इसमें बारिश देखा जाता है, थंडर लाइटनिंग देखा जाता है। एंड फिर तीसरा क्या होगा, डिसिपेटिंग स्टेज, इसमें क्या है, बस डाउन ड्राफ्ट आपको होता है और ड्राफ्ट क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। इसमें जो क्लाउड होते हैं अब वो क्यूमुलो निम्बस से होकर आपके एल्ट्रोस्टेरस वगैरह क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अम्ब्रेला शेप में देख रहे हैं, अम्ब्रेला शेप में कुछ आ जाते हैं ये, ठीक है। तो ये था आपका स्टेज ऑफ थंडर स्टॉर्म डेवलपमेंट के बारे में। समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म के बारे में। तो देखिए थंडर स्टॉर्म जो है बेसिकली इनको 5 टाइप के आपको सिंपल ध्यान रखना होते हैं। पहला क्या होता है, हीट थंडर स्टॉर्म। ये क्या होता है, जो नॉर्मल थंडर स्टॉर्म का कंडीशन मैंने बताया कि सन ने क्या किया, हीट इसको धरती गर्म किया, धरती ने क्या किया, एयर को गर्म किया, एयर क्या हुई, राइज हुई, एक्सपेंड हुई, क्लाउड फॉर्मेशन करके थंडर स्टॉर्म वगैरह यहाँ पे हुआ। तो ये हो गया आपका हीट, यानी जो नॉर्मल कंडीशन हो गया। फिर दूसरा क्या आता है, ओरोग्राफिक। इसमें क्या है, यहाँ पे हीटिंग से नहीं बनता, होता क्या है कि ये बेसिकली पहाड़ी रीजन में होता है, इधर से हवा बह रही होती है। अब जब हवा बह रही होती है तो इसको क्या, जब टकराती है तो माउंटेन वगैरह क्या करते हैं, जब बैरियर काम करते हैं, जब टकराती है इसको आगे नहीं जाने देते हैं। जब टकराती है तो क्या होता है, एयर यहाँ से ऊपर राइज होना, लिफ्ट होना स्टार्ट कर देती है। जब एयर लिफ्ट होती है तो ऊपर जाके फिर क्लाउड फॉर्मेशन करके थंडर लाइटनिंग बारिश करती है, तो आपका ये हो गया ओरोग्राफिक। एडिशनल क्या है कि देखिए होता क्या है, नाइट के जनरली जो एडिशनल थंडरस्टॉर्म है नाइट के टाइम में देखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका लैंड हो गया, राइट, ये आपका क्लाउड हो गया। हम जानते हैं कि रेडिएशन जब आपका रात को रिलीज होता है तो क्लाउड क्या करते हैं, उस रेडिएशन को ऊपर जाने नहीं देते, उसी में ट्रैप करके रखते हैं। यानी यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, आपका गर्म रहता है, यानी एयर जो है यहाँ पे वार्म रहती है, ठीक है। फिर ऊपर क्या होता है क्लाउड के, यहाँ पे रेडिएशन क्योंकि आसानी से रिलीज हो जाता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर क्या होता है, कोल्ड होता है, हवा के हाथ
ठंडी हो जाती है। अब जानते हैं नीचे क्या है, जब हवा ठंडी हो जाती है क्या करती है, हवा नीचे सिंक करना स्टार्ट कर देती है। सिंक करना स्टार्ट कर देती है तो नीचे जो वार्म एयर रहता है तो इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस करके इसको ऊपर फोर्स कर देती है जाने को। तो जब ये हवा ऊपर जाके फिर अपना ऊपर जाती है, फोर्स होती है, तो ऊपर जाके जब क्लाउड फॉर्मेशन करके बारिश वगैरह करती है तो यहाँ पे कहलाती है एडिशनल थंडर स्टॉर्म होता है। कई बार आपने देखा होगा कि रात के समय में बेसिकली समर टाइम में क्या होता है, ये कंडीशन दिखा जाता है, ठीक है। अचानक से रात में बादल वगैरह साफ रहते हैं लेकिन अचानक से क्या है आपका बारिश होने लगता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वार्म फ्रंट थंडरस्टॉर्म। ये क्या है, ये वार्म फ्रंट के दौरान जब थंडरस्टॉर्म होता है उसे हम वार्म फ्रंट कहते हैं। आई थिंक आपको पता होगा कि वार्म फ्रंट कैसे फॉर्म होता है। ये क्या होता है, मान लीजिए आपका लैंड था, ये आपका एक एयर मास था, ठीक है, ये आपका दूसरा एयर मास था। ये क्या था, एक वार्म था, ये आपका मान लीजिए कोल्ड था। अब होता क्या है, जब वार्म एयर कोल्ड एयर के रीजन में जाती है, एयर मास के रीजन में जाती है तो क्या होता है, जब टकराते हैं तो कोल्ड क्योंकि डेंस रहती है और वार्म लाइट होती है तो क्या होता है ये ऊपर राइज करना स्टार्ट कर देती है। जब ऊपर राइज करती है तो यहाँ पे इनके बाउंड्री को हम कहते हैं फ्रंट, और कौन सा फ्रंट कहते हैं, वार्म फ्रंट कहते हैं। तो यहाँ पे जब थंडर स्टॉर्म का कंडीशन क्रिएट होता है, थंडर स्टॉर्म जो होता है उसे वार्म फ्रंट कह देते हैं। और कोल्ड फ्रंट मतलब क्या, जब कोल्ड हवा वार्म फ्रंट के वार्म एयर मास के रीजन में जाए, वहां पे फ्रंट फॉर्मेशन करके वहां पर थंडर स्टॉर्म क्रिएट करे तो उसे हम कहते हैं कोल्ड फ्रंट थंडर स्टॉर्म। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म के बारे में। बाकी की चीजें इसमें दे रखा है, यहाँ से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, एक मिनट। ये टेबल जो मैंने आपको बना के दे रखा है शॉर्ट में, ये आपको एग्जाम के टाइम आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब हम समझते हैं थंडर स्टॉर्म एंड वेदर के बारे में, यानी कौन कौन से वेदर इफेक्ट होते हैं। तो पहला तो जाहिर सी बात है कि रेनफॉल देखा जाता है, ठीक है। ये जो रेनफॉल होता है ये बाकी रेनफॉल से अलग होता है क्योंकि इसमें जो है बारिश होती है बहुत तेजी से हैवी डाउनपोर होती है फॉर लास्ट टाइम। ऐसा क्यों होता है, पहला कंडीशन हो गया क्योंकि एयर जो है बहुत तेजी से राइज करती है इसके अंदर। दूसरा क्या होगा, जो मॉइस्चर होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। ये फिर क्या हो गया, हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म क्या कि आपके ओले जो कहा जाता है ना, ओले वगैरह आपने देखा होगा, तो ओले जो पड़ते हैं उसे हेलस्टोन कहा जाता है। तो हेलस्टोन जब पत्थर पड़ता है, ये भी आपका थंडरस्टॉर्म के दौरान देखा था। कैसे होता है, जब आपकी कंडेंसेशन जो हो एयर का वो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो होता है, तो वहां पे आइस पार्टिकल क्रिएट होते हैं। यही आइस पार्टिकल जब नीचे पड़ते हैं उसे हम कहते हैं हेलस्टोन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हेलस्टॉर्म भी देखा जाता है। फिर इसमें क्या है आपका लाइटनिंग यानी बिजली कड़कना देखा था। बिजली कैसे कड़कती है, तो होता क्या है, एयर हम जानते हैं बहुत तेजी से ऊपर राइज करता है, राइट। इसके अंदर जब एयर ऊपर राइज करता है तो क्लाउड पे जब पहुंचता है, इसके अंदर क्या है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट ही होते हैं, राइट। जब ये वाटर ड्रॉपलेट क्या है आपस में टकराते हैं, आपस में टकरा टकरा के यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करते हैं। इसके ऊपर रीजन में आई थिंक एक मिनट पॉजिटिव चार्ज साइड क्रिएट होता है, मैं देख ले कंफर्म कर लेता हूँ, राइट। इसके अपर पार्ट में क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, नीचे पार्ट में क्या है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो यही जब और स्ट्रांग हो जाते हैं तो क्या होता है, ये चार्ज अपने, जैसे मैंने बताया, देखिए नेचर क्या करती है, बैलेंस करने का प्रयास करेगी तो नेगेटिव चार्ज जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जब अट्रैक्ट होकर टकराते हैं तो यहाँ पे एक फ्लैश क्रिएट होता है लाइट का, जिसे हम कहते हैं लाइटनिंग। अब ये चार्ज देखिए, एक तो ये एक एग्जांपल हो गया, ये तो या तो एक क्लाउड के विथिन हो सकता है, या एक क्लाउड क्या हो सकता है पूरी तरह से निगेटिव चार्ज हो, एक क्लाउड क्या हो पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये टकराए तो अब आपका लाइटनिंग हो सकता है। तीसरा कंडीशन क्या है कि एक क्लाउड क्या हो आपका नेगेटिव चार्ज हो और लैंड जो हो पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये जब टकराए हैं तो यहाँ पे भी आपका क्या है, लाइटनिंग हो सकता है। यानी लाइटनिंग तीन तरह से आपका होता है। क्यों होता है तो मैंने बताया, जब अपोजिट चार्जेस जो हैं आपके टकराते हैं, ठीक है, क्रिएट होते हैं। इसके बाद आता है थंडर। लाइटनिंग, थंडर क्या होता है, लाइटनिंग मतलब बादल का गरजना। जब बिजली चमकती है तो बिजली जो चमकती है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस के राउंड होता है। तो जब होता क्या है, टेम्परेचर इसका राइज बहुत ज़्यादा हाई हुआ तो आसपास एयर क्या है बहुत तेजी से क्या है हीट होगी, राइट। हीट होगी तो जब क्या होगा, एयर बहुत तेजी से एक्सपेंड भी होगी। जब ये एक्सपेंड होती है तो क्या करती है भैया, यहाँ पे एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। वही वाइब्रेशन क्या है, हमें थंडर के साउंड, बादल गरजने के साउंड में क्या होता है, सुनाई देता है। इसी वजह से जब बिजली कड़कती तभी आपको बादल का गरजना भी सुनाई देता है, राइट। देखिए टेम्परेचर क्या है, 10,000 डिग्री होता है। ये क्या करता है, एयर को एक्सपेंड कर देता है सडनली। इससे क्या होता है, एक पावरफुल शॉकवेव क्रिएट होता है विच वी हियर एज थंडर। फिर क्या होता है कि स्क्वॉल में सिर्फ इतना जान के रखिए कि जो स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड रस ऑफ कोल्ड एयर होता है उसे स्क्वॉल का, जैसे मैं बताया नहीं था,
ऊपर जब एयर आती है तो डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि एयर ठंडी हो जाती है। जो मूवमेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्क्वॉल कहते हैं। ये जो स्क्वॉल है ये आफ्टर हैवी रेनफॉल देखा जाता है। आपने नोटिस भी किया हो कई बार क्या है कि जब शुरुआत में बारिश होती है तो क्या होता है, हवा नहीं चल रही थी, लेकिन जैसे बारिश खत्म होने का टाइम आता है तो हवा क्या है बहुत तेजी से क्या होती है, बहने लगती है और बारिश खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जो हवा तेजी से बहती है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वॉल कहते हैं। राइट, तो ये हो गया आपके थंडरस्टॉर्म में वेदर के बारे में। ठीक, ये था ओवरऑल आपका थंडर स्टॉर्म के बारे में। थंडर स्टॉर्म के बारे में देखा क्या होते हैं, एक लोकल स्टॉर्म होते हैं। ठीक है, क्यों फॉर्म होते हैं, बिकॉज सडनली वार्म एयर के सडनली राइज क्विक राइज होने से फॉर्म होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा, फिर कंडीशन हमने देखा कि अनस्टेबिलिटी वगैरह होनी चाहिए। फिर आप याद करें स्ट्रक्चर हमने देखा कि क्या ये स्मॉल यूनिट में क्या है बने होते हैं जिसे हम कनेक्टिव सेल कहते हैं। फिर आपका स्टेज हो गया, स्टेज में हमने 3 स्टेज देखा। क्यूमुलस स्टेज जिसमें क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, दूसरा क्या था आपका मैच्योर जिसमें आपकी बारिश वगैरह थंडर लाइटनिंग देखा जाता है, सबसे पीक पे होता है, इंटेंसिटी पे होता है। फिर तीसरा क्या कि डिसिपेटिंग स्टेज यानी थंडरस्टॉर्म का गायब होना। फिर क्लासिफिकेशन हमने देखा 5 तरह का देखा हमने। ठीक है, एक हीट देखा हमने, एक एरोग्राफिक देखा हमने, एडवेक्शनल देखा हमने, वार्म फ्रंट देखा, कोल्ड फ्रंट थंडर स्टॉर्म देखा। ठीक है, तो ये था। और फिर हमने थंडर स्टॉर्म वेदर देखा जिसमें हमने रेनफॉल एक तो होता है, एक तो थंडर देखा जाता है, लाइटनिंग देखा जाता है, हेलस्टोन देखा जाता है। ठीक है, स्क्वॉल्स वगैरह होते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल चैप्टर की कहानी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में जैसा मैंने बताया मैं आप लोगों को टॉर्नेडो के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।